हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए स्टार्ट किया जाता है कि जो मेंडल का वर्क था 1865 में, जो मेंडल ने वर्क पब्लिश किया, उसको उस समय पर रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन उससे बहुत साल आगे जाकर के 1900 में जाकर के ये वापस से रिकग्नाइज किया गया। लेकिन उस समय पर जब ये वर्क पब्लिश किया है मेंडल ने, तब इसको रिकग्निशन क्यों नहीं मिली, क्या कारण रहे, पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहला कारण कि उस समय पर पुअर कम्युनिकेशन था। उस समय पर कोई इंटरनेट नहीं था। उस समय पर लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात पहुंचाने के जो साधन हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ पब्लिसिटी इसका एक कारण रहा। उसके बाद ही हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। उस समय पर आज हम जानते हैं कि जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस का कारण है, यानी कि एक पेरेंट से उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनका कारण जीन्स हैं। लेकिन उस समय पर ये क्या कारण था उस समय पर क्लियर नहीं था। उन्होंने फैक्टर्स का नाम लिया, लेकिन वो इसके बारे में कुछ खास बता नहीं पाए। तो ये एक कारण रहा। उसके साथ ही यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी वाज न्यूली एंड रेजिस्टेड। अब मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स यूज हुई, तो मैथ्स का यूज उस समय पर बायोलॉजी में कुछ लोगों को एकदम समझ नहीं आया। लोग इससे फेमिलियर नहीं थे कि बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स का यूज़ किया जा सकता है और इससे हमें बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये बात उस समय लोगों के लिए बिल्कुल ही न्यू थी। और नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स जीन्स। अब जीन्स उस समय पर कोई नहीं जानता था, इसके कोई फिजिकल प्रूफ नहीं थे। तो यहाँ पर देयर स्ट्रक्चर और लोकेशन की जीन्स क्या होते हैं, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका रोल होता है, ये सारी जानकारी उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों ने तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं जाना था। उस समय के हिसाब से मेंडल की जो ये स्टडी थी बहुत ही एडवांस थी, तो इस वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी नई चीज़ भले ही वो कितनी भी अच्छी हो, लोग उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये मेंडल के उस समय पब्लिश हुए काम के जो रिकग्निशन ना मिलने के कारण हैं, वो ये सारे कारण हमने डिस्कस किए। उससे आगे बढ़ते हैं। अब बहुत साल के बाद, लगभग 1900s में मेंडल का जो वर्क था वो डिस्कवर हुआ। साइंटिस्ट डी व्रीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को वापस से रीडिस्कवर किया। और उस समय तक माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन हो चुका था और उसकी वजह से बेटर ऑब्जर्वेशंस हो रही थी। सेल डिवीजन के बारे में पता चल चुका था। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम हो चुकी थी। क्रोमोसोम को उस समय पर कलर बॉडीज होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, इस तरह से इन्वेंट किया जा चुका था। 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट के बारे में मियोसिस के समय पर स्टडी किया जा चुका था कि क्रोमोसोमल मूवमेंट होती है मियोसिस के टाइम पे, यानी कि जिस समय पर मियोसिस होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो पेरेंट से जो क्रोमोसोम्स हैं वो बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ये 1902 में पता लगाया जा चुका था। वॉल्टर सटन एंड टेओडोर बोवेरी ऑब्जर्व दैट, तो यहाँ पर सटन एंड बोवेरी ने उस समय पर ऑब्जर्व किया क्रोमोसोम शो बिहेवियर सिमिलर टू जीन्स, की जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन्स के बिल्कुल दोनों के जो बिहेवियर है वो सेम पैटर्न पे चलता है, सेम ही बिहेवियर होता है। क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, जैसे कि एलील्स यानी कि जीन्स। ड्यूरिंग एनाफेज 1 मियोसिस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली। और दूसरी बात कि जो क्रोमोसोम और जीन्स हैं वो दोनों ही सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये इन्होंने बताया उस समय पर कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का, एलीज जीन्स का, वो सेम रहता है। साथ ही ये जब सेग्रीगेट होंगे क्रोमोसोम और जीन्स, तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मेंडल के जो लॉज थे ये बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट करने वाली थ्योरी है और इसको कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है
जिसको कि प्रपोज किया सटन एंड बोवेरी ने 1902 में कि genes are located on chromosomes and the segregation and independent assortment of chromosomes during meiosis explain Mendel's law। तो ये थ्योरी कहती है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में होंगे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम जो हैं इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो जीन्स भी यहाँ पर पेयर में होंगे, यानी कि लोकस जो है वो इस तरीके से होगा कि सेम लोकस दोनों में होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि टॉल हाइट वाला जीन अगर प्रेजेंट है, टॉल हाइट वाला जीन अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो जो इसका पेयर क्रोमोसोम होगा उस पे सेम हाइट वाला ही जीन प्रेजेंट होगा। मतलब जीन जो है वो सेम लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे होमोलोगस जो हैं क्रोमोसोम्स वो पेयर में प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर में प्रेजेंट हैं, ये हमें साफ दिख रहा है। इसके साथ ही जीन्स जो हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स भी पेयर में ही प्रेजेंट हैं, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सोचिए कि जब इससे गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जब दो गैमीट्स फॉर्म होंगे, मान लीजिए यहाँ से एक से दो अगर बन रहे हैं तो उस समय पर एक इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉल हाइट वाला है वो इधर आ गया और यहाँ पर ये शॉर्ट हाइट वाला जो जीन है वो इधर आ गया। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, साथ ही जीन भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि जो डिप्लॉयड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और वो जीन्स जो होते हैं इन दोनों का ही बिहेवियर सेम होता है और ये मेंडल लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डायग्राम है एनसीईआरटी से दिया गया, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। G1 G2 फेज एंड मियोसिस 1। तो सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि जो सेल साइकिल है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पर G1 फेज ये प्रिपरेशन फेज होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो सेल डिवीजन होने वाली है उससे रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन यहाँ चल रही होती है। उसके बाद S फेज आता है। S फेज यानी कि डीएनए सिंथेसिस, ये है डीएनए के रेप्लिकेशन का टाइम। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसको समझ लेते हैं। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल डिवीजन से जस्ट पहले डीएनए अपने आप को डबल करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इसे कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। समझिए कि यहाँ पर एक सेल है मान लीजिए और यहाँ पर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बिफोर सेल डिवीजन एस फेज में यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड आपको दिख रहा है ये अपने आप को यहाँ पे डीएनए जो है इसका ये अपने आप को डबल कर लेगा और यहाँ पर ये वाला क्रोमेटिड भी अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना करके इसको डबल कर लेगा। तो यहाँ पर जो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ये होता है एस फेज में। इसके साथ आगे समझते हैं, यहाँ G1 फेज है, G2 फेज है। तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम ये सिंगल दिखाए गए हैं लेकिन यहाँ पर दो क्रोमेटिड्स दिखाए गए हैं। तो ये G1 फेज के बाद G2 फेज आ रही है और बीच में S फेज है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज। जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा G1 फेज, G2 फेज, बीच में डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज है और उसके बाद आता है मियोसिस, माइटोसिस। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये है G1 फेज, यहाँ पे नॉर्मल प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद G2 फेज, लेकिन बीच में ही आप यहाँ देखेंगे कि क्रोमेटिड जो हैं वो 2 हो गए हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर ये 2 हुए। उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस स्टार्ट जब होगा तो एना फेज आएगी। एना फेज में यहाँ पर ये सेपरेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर ये जो
स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी 4 जर्म सेल यहाँ एक सेल से 4 सेल बन करके तैयार हो रही हैं, जो कि मियोसिस के प्रोसेस में सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। तो समझे कि यहाँ हुआ क्या है कि जो क्रोमोसोम है पहले वो डबल हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेट हो रहे हैं। तो समझिए कि अगर कोई एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट था तो वो क्रोमोसोम भी आगे आगे जा कर के सेपरेट हुआ, साथ ही उसके साथ साथ ही जीन भी सेपरेट हुआ। तो यहाँ पर जो ये हम कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं और जो जीन्स हैं ये सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर सेम है कि सेम तरीके से ही पेरेंट से आगे उनकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी जनरेशन्स हैं, उनमें पास ऑन होते हैं। तो ये सेम बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद समझते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल और क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल थ्योरी ये दी गई है उसके पॉइंट्स और मेंडल के जो प्रिंसिपल है उसके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आइए कंपैरिजन करते हैं। जीन्स अगर इन पेयर्स, तो मेंडल ने अपने थ्योरी में, अपने प्रिंसिपल में बोला कि जो जीन्स हैं वो पेयर्स में होते हैं प्रेजेंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कैपिटल टी होमोलोगस की बात की थी, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोलोगस की बात, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल। तो ये जो हम पहले से जानते हैं ये उसी को यहाँ पर दोबारा से बताया जा रहा है कि जीन्स जो हैं वो पेयर में आकर करते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स फिर से बताया गया है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस पेयर में कैसे प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है? हैप्लॉइड कंडीशन होती है, लेकिन फिर फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर के ये वापस से डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ पर होमोलोगस पेयर की बात इसीलिए की गई है कि एक जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर बोला जाएगा कि मदर और एक फादर से आया हुआ होता है। ये बात आप पहले से जानते हैं। इसको समझते हैं कि एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि हमने अभी बात की। 1 एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। तो हमेशा एलील जो हैं वो ईच पेरेंट से आगे पास ऑन हो रहे हैं, और ऐसे ही हमने अभी देखा कि क्रोमोसोम जो हैं हर एक पेरेंट से आगे पास ऑन हो रहे हैं। यहाँ पर समझते हैं कि किस पॉसिबिलिटी के साथ ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, कैसे आगे जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके जाते हैं। यहाँ पर कंडीशन पॉसिबिलिटी 1 दी गई है और पॉसिबिलिटी 2 दी गई है। तो पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी 1। 1 long orange and short green chromosome and long yellow and red chromosome at the same pole। यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 long orange क्रोमोसोम है यहाँ पर ये short green के साथ जा रहा है आगे। अब जो येलो है, लॉन्ग येलो, ये रेड के साथ, रेड क्रोमोसोम के साथ आगे पास ऑन हो रहा है। और जर्म सेल जब बन रहा है तो ये जो ऑरेंज है यानी कि जो डोमिनेटिंग वाला है लॉन्ग ऑरेंज, ये ग्रीन के साथ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट ग्रीन है इसको मानिए कि लॉन्ग ऑरेंज, मान लीजिए ये डोमिनेटिंग है और ये है रिसेसिव। तो ये लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पर लॉन्ग येलो शॉर्ट रेड के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब ये इस तरीके से पास ऑन हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो ये टॉल वाला है ये यहाँ पर जो ग्रीन था इसके साथ यहाँ रेड वाले के साथ आ जाए, यानी कि जो शॉर्ट वाला है शॉर्ट रेड उसके साथ आ जाए, फिर ये जो टॉल येलो है ये शॉर्ट ग्रीन के साथ आ जाए। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने का एक एग्जाम्पल बताया गया है। ये स्टडी की थी थॉमस हंट मॉर्गन ने। इन्होंने यूज़ किया ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जिसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स के ऊपर ही घूम रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है कि जो भी इन्होंने जेनेटिक्स पे आगे काम किया वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा के काम किया, तो वो इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। अब
क्वेश्चन है कि वाई फ्रूट फ्लाइज ओनली, तो इन्होंने फ्रूट फ्लाइज को ही यूज़ क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके कुछ कारण हैं, आइए समझते हैं। स्मॉल एंड ईजी टू ब्रीड इन लैब्स, तो जो ये फ्रूट फ्लाइज हैं इनको लैब्स में ग्रो कराना, ब्रीड कराना ईजी होता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, इनका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है, 2 वीक्स का लाइफ साइकिल है, तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, आगे इनके फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ऐसे करके इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है। अगर आप किसी लॉन्ग लाइफ साइकिल वाले किसी ऑर्गेनिज्म को चूज़ करें तो वहाँ पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 वीक्स के लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिज्म को चूज करना बहुत सही रहा। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन मेटिंग, एक बार की मेटिंग से ही लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते हैं। क्लियर सेक्स डिफ्रेंसिएशन मेल वर्सेस फीमेल, तो आप देखें यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में कितना क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के साइज में बहुत विजिबल डिफरेंस है, सो दैट ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला इन्होंने जो चूज़ किया है बहुत ही अच्छी इनके साथ ये बात रही। दूसरी, मैनी विजिबल हेरिडिटरी वेरिएशन, आपको पता है विजिबल मतलब जो चीज़ हमें क्लियरली दिख जाए। दूसरा हेरिडिटरी वेरिएशन, तो बहुत ज़्यादा जो वेरिएशंस आ रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बहुत ही क्लियरली विजिबल ये वेरिएशंस रही। तो इजी रहा इस ऑर्गेनिज्म को चूज़ करके इस पे एक्सपेरिमेंट करना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।